एपिसोड 28। पेशकश मीरे कारवां। बात खत्म करते ही वो कुर्सी से उठी और बेड के किनारे पर बैठकर होले होले मेरा सर दबाने लगी। उसकी सांवली हथेली की हरारत बश गुदासपन मेरे सर में उतरने लगा। मैं भूल गया कि उससे सफेद बिल्ली के बारे में मुझे पूछना था। उस वक्त मैं पूरी तवज्जो से उसे सुन रहा था। वो नर्सिंग के दौरान में मुझे अपने बारे में बता रही थी। उसके बयान में इतनी कशिश थी कि एक लम्हे के लिए भी मेरा ध्यान उसे छोड़कर कहीं इधर उधर भटकने के लिए ना जा सका। वो इंतहाई दिलनशी आवाज में कह रही थी और मैं हमातन गोश सुन रहा था। मैं एक मुमताज सियासतदान की बेवा हूँ। 1 साल पहले मेरे शौहर सईदा का इंतकाल हो गया था। सईदा ने मेरे लिए इतना कुछ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुआ कि मुझे माश के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस सब कुछ है मेरे पास। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर बहुत भारी और महफूज इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिससे मुझे लगभग 3 लाख रुपए माहाना प्रॉफिट मिल जाता है और ये रकम मेरे पूरे महीने के अखराजात के लिए बहुत ही काफी होती है। मैंने प्रॉफिट की रकम पर हैरत का इजहार किया और कहा कि तुम्हारा शोहर तो जाते जाते तुम्हें हर मौशी और माली गम से आजाद कर गया, लेकिन तुम जो कुछ कर रही हो कभी उसके बारे में सोचा है? इस वक्त तुम्हारे मरहूम शोहर की रूह को किस कदर अजियत पहुंच रही होगी। मैंने अल्फाज में जो कुछ पर जोर दिया था वो मेरा इशारा समझते हुए बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये सब कुछ पहली और आखिरी मर्तबा है। पहली मर्तबा तो समझ में आने वाली बात है। मैंने कहा, आखिरी मर्तबा क्यों कर? वो कंदरे झुंझलाए हुए लहजे में बोली, अब जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दो, कुछ अनकही और अनसुनी भी रहने दो। बात खत्म करते ही वो मुझसे 0 इंच के फासले पर आ गई। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। मुझे इस कोशिश में जुज़वी कामयाबी हुई। मैं आंखें नीम वा करके रह गया। उसका वो मशरूफ जिसका नाम उसने जामे उम्मीद रखा था, उसके असरात अब खुलकर सामने आ रहे थे। यकीनन उसमें दर्दकश इज्जा के साथ साथ कुछ मस्कन अशिया का भी इस्तेमाल किया गया था। मुझे हुमार किसी कैफियत महसूस हुई, लेकिन इसके दौरान में लैला अपना रंग दिखा चुकी थी। स्याह रात दिन के उजाले को निकल जाती है। लैला के सांवलेपन में सुरमे जैसी जाज़बियत थी। मैं सुरमे की उस कान में भटक कर रह गया। वो किसी स्याह रेशमी थान की तरह मुझ पर खुलती गई और मुझे खोलती चली गई। एहतियात और तकल्लुफ के सारे बंद खत्म हो गए, टूट गए, तो मैं बेहुदी और खुद फरामोशी की मंजिल पर खड़ा था। अली सुबह मेरी आंख खुल गई। मैंने एक तवील सांस लेते हुए अपने बदन को खींचा और गहरी सांस लेते हुए खुद को रिफ्रेश किया। मेरा जिस्म फूल की तरह हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। गुज़श्ता रात की सारी कुल्फत उल्फत में बदल गई थी, लेकिन अब वो कैफियत जाती रही थी। मैं ट्रांस और बेहुदी की हालत से बाहर आ गया था। जब मेरे हवास अपनी जगह पर वापस आए तो मैंने खुद को इस हकीकत की अजियतनाक दुनिया में पाया। मुझे दरपेश हालात रह रह कर सताने लगे। साहिल की याद एक कसक बनकर मेरे दिल में जागुज़ी हो चुकी थी। उसकी जुदाई ने मेरे जिगर में जो घाव डाला था वो जमाने की किसी शय से भी नहीं भर सकता था। उसकी कमी, उस कजी और उस होला को सिर्फ और सिर्फ साहिल की जात ही पूर कर सकती थी। गुज़श्ता रात के वाकयात के बारे में सोचते हुए मुझे खुद पर भी हैरत होने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं किन मनाजिल से गुजर गया। फिर मेरी ये हैरत अफसोस में बदलने लगी। वो सब कुछ गैर इरादी तौर पर मुझे महसूस हो गया था। पता नहीं लैला ने मुझे कैसा तिलिस्मी मशरूब पहलाया था कि मैं बेजू चुरा उसके इशारों पर अमल ही करता चला गया। मैं उसकी किनारियों को समझता ही चला गया और उसकी अदाओं को महसूस करता गया। फिर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर कबल तो मैं हैरत में रहा, फिर ये हैरत अफसोस में बदली। अब यही अफसोस पेशवानी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मुझे अपने अमल पर नदामत महसूस होने लगी। इस शर्मिंदगी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मैं लैला के बारे में सोचने लगा, जिसकी वजह से ये वाकया रूनमा हुआ था। अगरचे मैं भी बराबर का हिस्सेदार था, ताहम तहरीक की जिम्मेदार तो वही थी। लैला के बारे में सोचते हुए मैंने कनखियों से अपने पहलू में देखा। वो आसूदगी की गहरी नींद सो रही थी। उसका बेतरतीब बदन किसी जेर मरम्मत गाड़ी का नक्शा पेश कर रहा था। हल्के सब्ज रंग की बेडशीट पर पिंक नाइटी में वो एंटी मनी माइन की किसी खिलते हुए गुलाब का मंजर तहलीक कर रही थी। मैं उसकी आसूदगी में मोहल हुए बगैर बाआइस्तगी किनारे शौक से निकल आया। वॉशरूम में एक हैरत मेरी मुंतजिर थी।
अपने खून आलूद लिबास पर नजर पड़ते ही मैं चौंक उठा, और चौंकने की वजह ये थी कि अब वो लिबास बेदाग, साफ और इस्त्री शुदा दिखाई दे रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था, मैंने गुज़श्ता रात स्लीपिंग सूट पहनते हुए अपनी पतलून और शर्ट खोंटी पर लटकाई थी और उनकी हालत खराब हो रही थी। फिर यही पतलून और शर्ट अब हैंगर पर सजी थी और लगता था जैसे अभी अभी किसी नफीस लॉन्ड्री से धुलकर आई हो। फ्रेश होकर लिबास पहनने के दौरान में मैं मुसलसल लैला के बारे में सोचता रहा। हमारे दोनों के सिवा इस बंगले में और कोई नहीं था। अगर मैंने अपने आलूदा लिबास को साफ नहीं किया था तो फिर ये कारनामा लैला ही का हो सकता था। आजकल जदीद किस्म की वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं जिनमें धोने, सुखाने और इस्त्री करने की सहूलत भी मौजूद होती है। इसका मतलब था कि मेरी नींद के दौरान में लैला ने मेरे लिबास को भी फ्रेश अप कर दिया था। वो बड़ी ही हैरत अंगेज और पुरस्कार हस्ती साबित हो रही थी। वो अपने अमल से मेरी याददाश्त में नक्श होती चली जा रही थी। मैं ताज़ा दम होकर वॉशरूम से निकला तो मुझे हैरत का एक और झटका लगा। लैला बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसकी जगह हल्की सबज बेडशीट पर एक नन्हा सा मोती का फूल नजर आ रहा था। मुझे अपने वजूद में सनसनाहट सी उतरती हुई महसूस हुई, क्योंकि उसी लम्हे मोतिये के फूल में हरकत पैदा हुई थी और वो फूल मेरी जानब देखकर मुस्कुराया। उसने अपने हलक से महसूस आवाज खारिज की और उछलकर बेड से नीचे उतर आया। मियाऊ की तेज आवाज ने मेरे जिस्म झांका झंझोड़ कर रख दिया। मोतिये का फूल नजर आने वाली वो सफेद बिल्ली पलक झपकने में बेडरूम से निकल गई। अब मैं इस आफत की परकाला शेर की हाला की सूरत आशना हो चुका था। वैसे तो तमाम बिल्लियों की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इस सफेद बिल्ली को हजारों लाखों बिल्लियों में से अलग शनाख्त कर सकता था। उसने मुझ पर जो एहसानात किए थे उन्हें फरामोश करना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये गुज़श्ता रात कहाँ गायब हो गई थी। मैं रात लैला से इस बिल्ली के बारे में पूछना चाहता था, मगर लैला और कुछ जामे उम्मीद की असर पजीरी ने इसका मौका नहीं दिया था। अभी बिल्ली को देखकर यह तसल्ली हो गई थी कि वो बंगले में ही मौजूद है, मगर लैला कहाँ चलेगी? थोड़ी देर पहले तो वो गहरी नींद सो रही थी। लैला के बारे में सोचते हुए मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है वो किसी दूसरे वॉशरूम में चली गई हो। मैंने ड्रेसिंग के सामने पहुंचकर अपने बाल संवारे, फिर एक कुर्सी पर बैठकर मैंने अपने जॉगर्स पहने और लैला की वापसी का इंतजार करने लगा। जब इस इंतजार ने तूल पकड़ा तो मुझे वहशत होने लगी। अब तक तो लैला को वापस आ जाना चाहिए था। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। बाहर अब उजाला पूरी तरह फैल चुका था। 1 घंटा गुजरने के बाद भी जब लैला की सूरत मुझे दिखाई न दी तो मैं बेडरूम से बाहर निकल आया। इस तलाश के दौरान में मैं मुसलसल लैला ही के बारे में सोच रहा था। मैंने आइंदा 15 मिनट में इस बंगले का एक एक कमरा, एक एक वॉशरूम और एक एक कोना झांक लिया, लेकिन लैला कहीं नजर न आई और न ही इसके कहीं कोई आसार दिखाई दिए। लगता था जैसे वो यहाँ आई ही ना हो, यहाँ रहती ही ना हो। यहाँ उसकी मौजूदगी का कोई निशान ढूंढने में भी मैं नाकामयाब रहा। मैं वापस उसी बेडरूम में आया जहाँ शब बसरी का मुझे मौका मिला था। मैं कुर्सी पर बैठकर इस असरार और तिलिस्म के बारे में सोचने लगा। मैं जो सोचता जा रहा था, मेरा तजस्सुस और उलझन बढ़ती ही जा रही थी। लैला का साबिक सलूक और मौजूदा रवैया मेरी समझ से बालातर था। वो एक बुझारत की तरह मेरी जिंदगी में दाखिल हुई और एक यादगार लम्हाती वक्त का तोहफा देकर किसी पहेली की मानद गैर हल शुदा हो गई थी। मैं सरदस्त उसे हल करने से कासिर था। वो इसमें बामुसम्मा साबित हो रही थी। लैला सियारात की पहली किरण के साथ ही रुखसत हो गई थी। यही सब सोचते और उलझते हुए बेख्तियार मेरा हाथ अपने जख्मी कंधे पर चला गया तो मैं उछलकर खड़ा हो गया। घायल कंधे पर पट्टी मौजूद थी। ये तो मैं ताजा दम होते हुए देख चुका था, मगर अब पट्टी पर हाथ पड़ते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा वो कंधा दूसरे कंधे की तरह इंतहाई सेहतमंद हो और दर्द और तकलीफ से बेनियाज हो। मैंने बेयकीनी की कैफियत में घायल कंधे को हिलाया और बार बार दबाकर देखा, लेकिन हकीकत बदल न सकी। मुझे जर्रा बराबर भी अपने कंधे में तकलीफ महसूस न हुई। यह नामुमकिन था, इंतहाई नामुमकिन। मेरा वो कंधा गोली लगने से पूरी तरह जख्मी हो गया था। माना लैला बहुत अच्छी नर्स रही होगी। उसे निहायती महारत से मेरा जख्म साफ करके मरहम पट्टी की थी, मगर ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही ड्रेसिंग से जख्म भर जाए। ना सिर्फ जख्म भर जाए बल्कि इसमें तकलीफ का एहसास तक न रहे। मेरा जहन तेज रफ्तारी से उन वाकयात के बारे में सोच रहा था। मैंने फौरन ड्रेसिंग के सामने जाकर अपनी शर्ट उतार दी, फिर कंधे पर बंधी पट्टी को खोलने लगा। इस दौरान में मैं जामे उम्मीद नामी उस हैरत अंगेज और सरूर बख्श मशरूब के बारे में भी सोचता जा रहा था।
लैला ने कुंदन रंगत वाले इस मशरूब की बहुत ही तारीफ की थी। मुमकिन है उस मशरूब के गहरे असरात ने मेरे कंधे की तकलीफ को उड़नछू कर दिया हो, लेकिन ये क्या? कंधा जब पट्टी की बंदिश से आजाद हुआ तो मैं चौंक उठा। ड्रेसिंग का आईना झूठ नहीं बोल सकता था। आईना कहीं का भी हो वो झूठ से ना आशना होता है, हमेशा सच बोलता है। मैं जिस आईने के सामने खड़ा था उसकी रास्त गोई ने मुझे चकरा कर रख दिया। मैं चंद फुट के फासले पर आईने में अपने बाएं कंधे को देख रहा था। पट्टी खुल चुकी थी और मेरे इस कंधे पर जख्म तो क्या, एक हराश तक भी नजर नहीं आ रही थी। क्या कोई नर्स या कोई डॉक्टर इतना साहब कमाल हो सकता है कि एक ही पट्टी से जख्म का नामो निशान मिटा डाले? नहीं, ऐसा साहब कमाल और हुनरमंद डॉक्टर मुमकिन नहीं, और ना ही ऐसा होना मुमकिन है कि कोई मरहम या दवा इतनी जोद असर हो कि जख्म को चंद घंटों में भर दे, उसके आसार तक नापैद कर दे। तो फिर ये सब क्या था? मैं खुली आंखों से जिस हकीकत को देख रहा था उससे इंकार की गुंजाइश नहीं थी। उसी वक्त मेरे जहन में एक बिजली सी कूद गई। इस बिजली की चमक ने मेरे ख्यालात में एक इंतहाई खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल को उजागर कर दिया। मैंने सोचा कि ये सब नीलगिरी का किया धरा तो नहीं। इस सवाल ने मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ा दी। नीलगिरी बहुत ही पुरस्कार और महाशक्तियों की मालिक थी। वो बहुत कुछ करने पर कादिर थी। गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ वो तो उसके लिए बाएं हाथ का चमत्कार था। उसने बड़े बड़े तमाशे इससे भी ज्यादा मेरी निगाहों के सामने दिखा चुकी थी। मैं उसकी इससे भी ज्यादा लातादाद कुव्वत को तस्लीम कर चुका था। फिर मुझे नीलगिरी की दिलचस्प धमकी भी याद आई। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने के बाद जब पाक रेंजर्स ने हमें मुकामी पुलिस के हवाले किया था तो थाने के हवालात में उस इंतहाई पुरस्कार हस्ती नीलगिरी ने मुझसे अलविदाई मुलाकात की थी। अलविदाई इस हवाले से कि उसने कहा था कि आइंदा वो अपनी असली शक्ल में कभी मेरे सामने नहीं आएगी, बल्कि जब भी कोई औरत मेरी हलवत में पहुंचेगी तो वो उस औरत को इस्तेमाल करते हुए मेरा कुर्ब हासिल करती रहेगी। ये एक निहायत ही खतरनाक धमकी थी। मुझे यकीन था कि नीलगिरी ऐसा करने पर कुदरत रखती है, और बादजा उसने एक दो मर्तबा साहिल पर भी ऐसा साबित किया था। साहिल धन्नो की सूरत में मेरे बहुत करीब रहकर वक्त गुजार चुकी थी। वो अपने जिन अज़ाइम का खुलकर इजहार कर चुकी थी। मैं अब तक उनसे बचता चला आया था। वो मेरे हसूल में नाकामयाब रही थी, मगर गुज़श्ता रात के वाक़यात एक मरतबा फिर मेरे जहन में किसी फिल्म की मानद चलने लगे। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि नीलगिरी अपनी शातराना चाल से मुझे ट्रैप करने में कामयाब हो चुकी है। वो काफी अरसे से गैर हाजिर थी। मैं समझा वो मुझसे मायूस होकर हिमालय की गोद में जा बैठी है। ये समझना मेरी नादानी साबित हुई। वो मायूस या बददिल नहीं हुई, बल्कि घात लगाकर मुझे शिकार करने के इंतजार में थी, और बिलाहिर उसने मुझे शिकार कर ही लिया था। ये सोचना और मालूम करना कोई अहमियत नहीं रखता था कि लैला मेरे नजदीक आई थी या मैं लैला के करीब पहुंचा था। हकीकत ये थी कि नीलगिरी ने अपना मकसद हासिल कर लिया था। वो जितनी हसीन और जमील थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती से उसने मुझे शिकस्त दी थी। इस दिल फरेब और दिलकश शिकस्त को मैं जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था। लैला को मैं थोड़ी देर पहले इस बंगले में तलाश कर चुका था। वो कहीं नहीं मिली थी। गोया नीलगिरी इस बंगले से रुखसत हो चुकी थी। वहां मजीद रुककर वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं था, लिहाजा मैं बेडरूम से निकल आया। बंगले की इमारत से बाहर आते ही मुतलाशी नजर से मैं सफेद बिल्ली को देखता रहा, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं वो किस रूह और फितरत की मालिक बिल्ली थी। उसकी हरकत और सकनात में एक खास किस्म का मूड पाया जाता था। नीलगिरी की कार्रवाई के दौरान में वो मंजर से गायब रही थी। गालिब इम्कान यही था कि नीलगिरी ने ही उसे अपनी किसी शक्ति के जेर असर दहल दर माकुलात से बाज रखा होगा। नीलगिरी हजारहा नादीदा कुव्वतों की मालिक थी, और जानवर खसूसन बिल्ली नादीदा कुव्वतों और हवाई महलूक को बहुत जल्द देख लेती है। मैं उस मुकाम पर पहुंच गया जहां गुज़श्ता रात मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। यहाँ मुझे इस्तजाब के एक और झटके से गुजरना पड़ा। नीली शेरड वहां से गायब थी। मैंने अपनी गाड़ी को तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर वो मुझे कहीं नजर न आई। कार पोर्च में ब्लैक हुंडा सिविक भी मौजूद नहीं थी। मैं परेशानी के आलम में खड़ा अपनी गाड़ी और लैला के बारे में सोच ही रहा था कि बंगले के गेट के ऊपर से वही सफेद बिल्ली नमूदार हुई और गेट के स्टोन पर से होते हुए बाहर कूद गई। इस छलांग से कबल ही उसे मेरी जानब देखते हुए खास अदा से मियाऊ भी कहा था। मुझे यूं लगा वो इस मियाऊ के जरिए मुझे कोई पैगाम दे गई हो।
रात उस गेट को लैला ने बंद करके बोलट चढ़ा दिया था। मैं तेजी से चलते हुए गेट के पास आया। गेट की अंदरूनी कुंडी खुली हुई थी। मैंने धकेल कर गेट को खोलना चाहा तो मालूम हुआ वो बाहर से बंद है। इस कोशिश के दौरान में मेरी निगाह भटक कर गेट के दरज से बाहर चली गई और मैं ये देखकर हैरत से रह गया कि गेट के सामने बाहर सड़क पर मेरी नीली गाड़ी खड़ी थी। सफेद बिल्ली का इशारा मेरी समझ में आ गया था। वो बंद गेट के बाहर पहुंचने का तरीका मुझे समझा गई थी। गोया मुझे भी दीवार फांद कर या उचक कर गेट के उस पार जाना था। मैंने उस मोहसिन बिल्ली की खुफिया हदायत पर अमल किया और अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गेट की जानिब निगाह उठाकर देखा तो वहां गेट की कुंडी में मुझे एक बड़ा सा ताला झूलता नजर आया। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई और मैंने एक झटके से शहरट आगे बढ़ा दी। हैरान होने के लिए इतना कुछ था कि मैंने हैरत का इजहार करना ही छोड़ दिया। गुज़श्ता रात इस बंगले का गेट खुला देखकर मेरा वहां दाखिल होना, लैला की मैयत में बेचूचरा उसके बेडरूम में पहुंचना, फिर वहां पेश आने वाले वाकयात, मेरे लिबास का साफ सुथरा हो जाना, मेरे कंधे के जख्म का सिरे से गायब हो जाना, सफेद बिल्ली की हरकत और सिकनात का साकत और जामिद हो जाना, लैला का गयाब और अब मेरी गाड़ी का बंगले से बाहर पहुंच जाना, गेट का बाहर से लाक होना वगैरह वगैरह। ये तमाम ऐसे वाकयात थे जिनकी कोई अक्ली तोजी पेश नहीं की जा सकती थी। मावराई और रूहानी जेल में ये तमाम डांडे नीलगिरी से जा मिलते थे। आह नीलगिरी! वापसी के सफर के दौरान में मैंने शिकायती नजर से सफेद बिल्ली को देखा। वो हस्बे मामूल पैसेंजर सीट पर बराजमान मुझे ड्राइविंग करते हुए देख रही थी। मेरी निगाह में मौजूद शिकायत को उसने महसूस कर लिया और गर्दन झुकाकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, 2.5 माह पहले ओपन एयर रेस्टोरेंट में तुमने मेरी मेज के नीचे सरसराहट की थी। मियाऊं, उसने यकलफ्सी जवाब पर इक्तफा किया। और उसी रात बोर्ड बेसन के इलाके पर हमारे दुश्मन गन बरदार पर भी तुम्ही ने जस लगाई थी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? उसने अपने जवाब को दोहराया। मियाऊं। मैंने सवाल किया, गन बरदार पर छलांग लगाते वक्त तुम्हारी जिसामत में अच्छा खासा इजाफा हो गया था। तुम किसी सेहतमंद कुत्ते के जुस्से को पहुंच गई थी। एक मरतबा फिर मुझे मियाऊं सुनने को मिली। मैंने फ्लैट के बेडरूम में बेड के ऊपर उसकी मौजूदगी का हवाला देकर सवाल किया और उसने एक बार फिर मियाऊं की आवाज निकाली। मैंने 1 मिनट तक खामोश रहने के बाद उससे पूछा, तुम इस बात से इंकार तो नहीं करोगी ना कि जब साहिल और मुमताज सी साइड वाले फ्लैट में तन्हा थी तो तुमने एक सफेद चीते का रूप धार कर उन्हें डराने की कोशिश की थी? ये सवाल बहुत ही अहम था, लेकिन हस्बे साबक उस सफेद बिल्ली ने इसका जवाब भी अपनी महसूस मियाऊं में दिया। तो मैं झिल्ला कर रह गया। ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल था कि उसकी कौन सी मियाऊं का मतलब हाँ है और किस मियाऊं का मतलब ना। मुझे वो तो तमाम मियाऊं एक ही जैसे लग रहे थे। कुछ भी हो, ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं थी। इसे अब तक दोस्ताना रवैये का मुजाहरा किया था, सिवाय चीते वाले वाक़े के। एक फौरी ख्याल के तहत मैं चौंक उठा। ये ख्याल नीलगिरी के बारे में था। गुज़श्ता रात उसकी पुरस्कार शक्तियों के सबब सफेद बिल्ली बेबस होकर रह गई थी। ये भी तो मुमकिन था कि सफेद चीते वाले वाक़े में भी नीलगिरी का ही हाथ हो। अगर ऐसा था तो फिर ये बात पाया सबूत को पहुंच जाती थी कि नीलगिरी ने साहिल और मुमताज के अगवा के लिए राह हमवार की थी। नीलगिरी मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाकर रखना चाहती थी और मेरे नजदीक आने वाली हर औरत से एक महसूस किस्म की दुश्मनी रखती थी। साहिल तो इस हवाले से सर्रे फहरिस्त थी। साहिल के बारे में सोचते हुए मुझे अपने दिलो दिमाग पर बहुत ही बोझ महसूस हुआ। तारा की बातों से ये तो अंदाजा हो गया था कि साहिल की जिंदगी को फिल फौर कोई खतरा लाहक नहीं और मैं इस फिल फौर की मुद्दत खत्म होने से पहले ही उस तक पहुंचना और उसे बाहिफाजत वापस लाना चाहता था। सफेद बिल्ली के बारे में मैंने फैसला किया कि जब तक इसका सिरा मेरी समझ में नहीं आ जाता मैं इसे अपने साथ रखूंगा। खास तौर पर उसकी जिसामत में कमी बेशी वाली मिस्ट्री को जानना बहुत ही जरूरी था। वो मेरे करीब रहती तो मैं ज्यादा बेहतर तौर पर उसका मुशाहिदा कर सकता था। मैंने डिफेंस सोसाइटी की हदूद में दाखिल होने के बाद सफेद बिल्ली की जानिब देखा और सवाल किया, क्या तुम हमेशा मेरे पास रह सकती हो? नाकाबिले फहम और रट्टा रटाया जवाब मसूल हुआ, मियाऊं। मैंने एक नया तजर्बा किया। ठीक है, मैं समझ गया। तुम मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ रहने के लिए आमादगी जाहिर कर रही हो, चुनांचे अब जरूरी हो गया है मैं तुम्हारे लिए किसी मौजू से नाम का इंतखाब कर लूं। मैं तुम्हारी तरह मियाऊं मियाऊं करने से तो रहा। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। इस मर्तबा उसने मियाऊं नहीं किया, बल्कि मुंतजिर नजर से मुझे देखती रही। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो मेरे मुंह से अपना मुजवजा नाम सुनने का इंतजार कर रही हो। मैंने खंकार कर गला साफ किया और कहा, आज से तुम्हारा नाम डार्लिंग है।
वो पुरमसरत अंदाज में दहाना खोलकर बोली, मियाओ। मैंने कहा, डार्लिंग, सिर्फ मियाओ से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें ये नाम पसंद आया है और तुम मेरी बात समझती हो तो तुम्हें इसका सबूत देना होगा। वो संजीदा होकर सवालिया नजर से मुझे देखने लगी। मुझे इसके अंदाज पर हैरत हुई। वो किसी समझदार और बुर्दबात शख्स की तरह हमतन गोश हो गई थी, जिसे यही जाहिर हुआ था कि वो मेरी बातों को पूरी तरह समझ रही थी। मैंने कहा, डार्लिंग, सबूत के नाम पर तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे गोद में आना होगा। मेरा जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि वो एक जस लगाकर मेरी आगोश में पहुंच गई और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसके हलक से आवाज निकली, मियाओ। मैं इंतहाई मुतज्जिब निगाह से उस अजूबा रोजगार को देखता ही रह गया। साउथ में कबीर शाह समेत सभी ने मुझसे अफसोस का इजहार किया। फिर कबीर शाह मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। ये वही बेडरूम था जहां कल का बेशतर दिन मैंने आराम करते हुए गुजारा था। कबीर शाह ने पहले मेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया। मैंने रस्मन हल्का फुल्का नाश्ता किया। दिल बहुत ही बोझल हो रहा था। कुछ खाने पीने को जी नहीं जा रहा था। मैंने साहिल के बारे में सोचते हुए खाना जहर मार करता रहा। नाश्ते के दौरान में कबीर शाह ने कहा, वजदान, तुम्हारी वजह से गुज़श्ता रात मुझे बास की डांट सुनना पड़ी। अच्छा होता मैं सेंट्रल में तुम्हारा उनसे राब्ता करा देता। ऐसा क्या हो गया शाह जी? मैंने चौंक कर उससे पूछा। वो बोला, आधी रात के वक्त बास का फोन आया था। मैंने उन्हें तुम्हारे और तुम्हारे पेश आने वाले हालिया वाकयात के बारे में बता दिया। वो इस पर हाथ से बरहम हुए कि मैंने उनसे तुम्हारी बात क्यों नहीं करवाई। खास तौर पर साहिल वाले सानहे ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। वो 10 बजे तक यहाँ पहुंचने वाले हैं। अच्छा हुआ तुम उनसे पहले ही यहाँ पहुंच गए। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने इजाफा किया, तुमने बताया था कि अपने किसी दोस्त के पास हो, मगर वहां का राब्ता नंबर नहीं बताया था, वरना मैं रात ही बास का राब्ता तुमसे करवा देता। उसके लहजे में माजरत शामिल थी। मैंने फराह दिली से कहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने शुएब से तफसीली मुलाकात कर लूंगा। फिर मैंने दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त 9 बजने वाले हैं। शुएब के आने में 1 घंटा बाकी है। तब तक मैं 1-2 जरूरी फोन कर लूं। और वो मेरा इशारा समझ गया और मुझे आराम करने का कहकर बेडरूम से निकल गया। गुज़श्ता रात जब मैंने कबीर शाह को फोन करके अपने हालात से आगाह किया था तो इस बात का ख्याल रखा था कि ये बात मैं तफसील में ना करूं। वो ये तो जानता था कि चौधरी नवाजिश अली एंड कंपनी ने मेरी दोस्त साहिल को अगवा कर लिया है और मैं साहिल की तलाश में पहले गुलशन इकबाल वाले बंगले और फिर वहां से कश्मीर रोड वाले बंगले पर जबरदस्त मारा मारी करके अपने दोस्त के पास पहुंच गया हूँ। मैंने सितारा की मौत के बारे में भी बता दिया था, ताहम वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं था कि साहिल के साथ साथ मुमताज नामी एक लड़की भी अगवा हुई है और ये कि कश्मीर रोड वाले बंगले पर मेरे बाएं बाजू में कोई गोली भी लगी थी। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ था और मैंने इस पर खुदा का शुक्र अदा किया था, वरना अगर कबीर शाह मेरा जख्मी कंधा देखने की फरमाइश कर बैठता तो मेरे लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाती। मैं जिन तिलस्माती और मावराई हालात से गुजरा था उनकी वजाहत या तो जी बहुत ही मुश्किल थी। मेरे बयान को शक की नजर से देखा जा सकता था और ये कुछ गलत भी ना होता। गुज़श्ता रात लगभग 9:30 बजे मैंने काजी सुल्तान से बात की थी। इस बात को तकरीबन 12 घंटे होने को आए थे। इतने वक्त में कराची से उमरकोट जाकर वापस भी आया जा सकता था। इसका मतलब यही था कि मुमताज को वहां पहुंचाया जा चुका होगा। इस सिलसिले में काजी सुल्तान ने बेटी के हसूल के लिए क्या बंदोबस्त किया था ये उसी से मालूम किया जा सकता था। मैंने काजी सुल्तान से हवेली में राब्ता किया। थोड़ी देर के बाद काजी से हम कलाम था। उसने रस्मी अलैक सलैक के बाद बड़े ही पुरजोश अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया और बताया कि उसने अपने एसपी साले और पुलिस की भारी नफरी की जमीयत के तावन से मुमताज के अगवा कुनंदगान के कब्जे से उसे आजाद करा लिया है। कराची से उमरकोट की तरफ जाने वाले रास्ते की नाकाबंदी करके पुलिस ने बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन किया था, जिसका नतीजा कामयाबी की सूरत में बरामद हुआ। मुमताज वापस अपने वालिदैन के पास पहुंच चुकी है। काजी सुल्तान मुझे इस कार्रवाई की तफसील सुनाना चाहता था, जो यकीनन बहुत ही सनसनीखेज होती, लेकिन फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी था कि मुमताज बहरियो आफियत अपने घर पहुंच चुकी है। मैंने काजी से कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, फिर मैं आपसे ये तफसील सुनूंगा। फिलहाल आप मुमताज का ख्याल रखें। वो बड़ी ही अजियतनाक लम्हात से गुजरकर आपके पास पहुंची है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काजी ने तायद की। वो बहुत सहमी हुई है। तुम्हारा एक मर्तबा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दूसरी मर्तबा है जब तुमने मुमताज को बचाया है। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, पूछने लगा, साहिल का कुछ सुराग वगैरह मिला? मैंने कहा, साहिल मेरे जाने पहचाने दुश्मनों के पास है। तारा ने अपनी मौत से कबल उसे जाहिद हुसैन नामी एक शख्स के हवाले कर दिया था।
मियां जाहिद हुसैन चौधरी नवाजिश अली का खास आदमी है जो कराची में उसके मकासद की तकमील के लिए काम करता है। मैं बहुत जल्द मियां जाहिद के सर पर अताब बनकर नाज़िल होने वाला हूँ, बहुत जल्द। आखिरी जुमला अदा करते हुए मेरे लहजे में संगीन और सफाकी उतर आई थी। काजी सुल्तान ने कहा, मैंने गुज़श्ता रात ही मिन्हाज बाकर को ये खुशखबरी सुना दी थी। तुम्हारा कोई राब्ता नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए तुम्हें फोन न कर सका। बाद में मिन्हाज बाकर से तुम्हारे फ्लैट का जो फोन नंबर मुझे मिल सका, मैंने उस पर फोन किया, लेकिन वहां से किसी रद्द अमल का इजहार ना हुआ। बहरहाल मैं एक मरतबा फिर तुम्हारे इस तावन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे बार बार शर्मिंदा न करे। मैंने कहा, मुलाकात होने पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फिर हमारे दरमियान राब्ता खत्म हो गया। मुमताज की बाजियाबी से मुझे दिली सुकून हासिल हुआ। उसके साथ ही साहिल का तस्वर भी उभर आया। मुमताज की वापसी ने साहिल की याद दिला दी थी। वो दोनों कल दोपहर बहादुर आबाद चुरंगी से अगवा हुई थी। 24 घंटे गुजरने से पहले एक को बरामद कर लिया गया, मगर दूसरी अभी तक मफकूदुल खैर थी। इस ख्याल ने मुझे तड़पा कर रख दिया। मैं दुखी दिल से साहिल और उसकी सलामत वापसी के बारे में सोचने लगा। तारा ने अपनी मौत से कबल मुझसे जो मुकालबाबाजी की थी, उसमें तो चौधरी नवाजिश अली की तरफ से यही मुतालबा दोहराया गया था। अगर मैं डायरी के वो 2 कीमती सफात उसके हवाले कर दूं, तो वो मेरी साहिल को मेरे सुपुर्द कर देंगे। तारा ने बाकायदा मुझसे वो सफात मांगे थे। उसका तकाजा जाहिर करता था। वो लोग मुझसे हर सूरत में वो सफात निकलवाना चाहते हैं। तारा अब बाकी नहीं रहा था, चुनाचे लामहला ये काम अब मियां जाहिद हुसैन को करना था, और इसके लिए यकीनन वो मुझसे राब्ता करेगा। राब्ते के बगैर बात नहीं बन सकती थी। चौधरी नवाजिश अली 25 करोड़ रुपए मालियत के सोने को हर तौर हासिल करना चाहता था, और इस हसूल के लिए वो कीमती सफात अज हद जरूरी थे। गोया मियां जाहिद हुसैन ने हर सूरत मुझसे राब्ता करना था, और इससे पहले उसे मेरा सुराग लगाना था। मैं उठकर बैठ गया। उस वक्त साहिल के बारे में अगर कोई शख्स मुझे दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकता था, तो वो मियां जाहिद हुसैन के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मियां जाहिद कराची के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। तारा के अगवा के बाद दोनों लड़कियों को मियां जाहिद की तहवील में दिया गया था। उसी ने मुमताज को वडेरा अकबर सुमरो की हवेली में पहुंचाने का बंदोबस्त किया था। साहिल के बारे में भी उसी को कदम उठाना था। तारा मुझे ये बता चुका था कि साहिल को बिलाहिर चौधरी नवाजिश अली की हवेली वाकया मौजार रखा वाली में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसके बयान से ये बात वाज़ह हो जाती थी कि मुझसे डायरी की सफात हासिल करने की मुहिम के दौरान में वो लोग साहिल को कराची की हदूद से बाहर नहीं ले जाएंगे। मुझे जो भी तबदोद करना थी फौरन से बेशतर करना थी, और इस सिलसिले में मैंने पहली फुर्सत में एक हंगामी फैसला कर लिया। मैंने सोचा मियां जाहिद हुसैन का बेतरक ताकुब करने की बजाय मैं उसे अपने करीब आने का मौका दूंगा। किस तरह, इस बारे में मैं मुसलसल सोच विचार करने लगा। ठीक 10 बजे मुझे इतला मिली कि शोएब गौरी साउथ में दाखिल हो चुका है। आइंदा 15 मिनट बाद मैं शोएब गौरी के साथ एक साउंड प्रूफ कमरे में बंद हो गया। हमारे दरमियान वाजबी सी हेलो हाय हुई थी। मैंने साहिल वाले वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया था। वो मुझे यकीन दिलाता रहा कि वह बहुत जल्द साहिल को ढूंढ निकालेगा, बल्कि उसने बताया कि रात ही उसने इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त भी कर डाली है, जिसके नतीजे में वो मियां जाहिद के एक ऐसे ठिकाने का पता चलाने में कामयाब हो गया है जिसके बारे में उसकी तंजीम के बहुत कम लोग जानते थे। उससे पहले मैंने मुमताज और साहिल के अगवा से लेकर तारा की मौत तक के तमाम वाक़यात तफसील से उसे बता दिए थे। केडीए स्कीम नंबर 1 के बंगले में, और लैला का किस्सा मैंने दानिस्ता गोल कर दिया। मसलहत का तकाजा भी यही था, वरना मुझे बहुत सी बातों की वजाहत करना पड़ती और किस्सा बहुत दूर तक जा पहुंचता। शोएब ने कहा, वजदान, मेरे ग़याब में तुमने यहाँ पे बहुत ही अलमनाक हालात का सामना किया है। इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले में तुम्हारी भरपूर मदद भी करूंगा। तुम्हारे बयान से मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम्हारे दुश्मन चंद रोज तक साहिल को कराची में ही रखेंगे। मियां जाहिद हुसैन डायरी के 2 कीमती सफात हासिल करने के लिए तुम्हें जरूर टच करेगा। वो सफात जो तुम मेरे हवाले कर चुके हो। मैं तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। चंद लम्हा के तवक्कुफ के बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया, मैं सबसे पहले मियां जाहिद के खुफिया ठिकाने को चेक करवाता हूँ, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। मुझे उम्मीद है वहाँ साहिल का सुराग हमें मिल जाएगा। बस उसके लिए हमें बड़ी ही एहतियात और सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। ये बात मैं भी जानता हूँ, मैंने कहा, लेकिन साहिल तक पहुंचने के लिए मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। दुनियादारी और दिलदारी एक साथ जारी रहना चाहिए। साहिल की तलाश और मियां जाहिद हुसैन की खिंचाई के साथ साथ हमें सोने वाले मामले को भी देखते रहना है। उसने सवालिया नजर से मुझे देखा।
सोने वाले मामले को क्या हुआ है? मैंने चौंक कर उससे पूछा। साहिल के तस्करे में सोने वाले मामले की आमद ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया है। बाज़ मुझे यूं महसूस होता है शोएब गौरी कोई इंसान ना हो, मशीन हो। एहसासात और जज्बात से आरी वो इंतहाई नाजुक हालात में भी अपने कारोबारी मंसूबों से गाफिल नहीं रहता था। शायद उसकी कामयाबी की यही वजह थी। जज्बात से मगलूब लोग दुनियावी और मादी तरक्की में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। शोएब एक फाल तंजीम का रूह रवा था। दिल की बजाय दिमाग से सोचना और जज्बात एक तरफ रख के फैसले करना उसकी मजबूरी थी, और ये मजबूरी एक आदत की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, सोने वाले मामले में ये हुआ है कि मिस्टर नील आर्मर अपने तयशुदा प्रोग्राम से कबल ही यहाँ आ रहा है। रात फोन पर मेरी इससे बात हुई थी। वो कल कराची पहुंच जाएगा। वो जल्द अज जल्द उस मदफून सोने तक रिहाई हासिल करना चाहता है। फिर मैंने कदरे बेजारी से कहा, फिर ये कि इस सिलसिले में वो तुमसे एक भरपूर मीटिंग करना चाहता है। शोएब ने बताया, और तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो रहना। साहिल की जुदाई ने मेरे असाब को तोड़ कर रख दिया था। मैंने बेदिली से कहा, शोएब, नील आर्मर से हर किस्म के मामलात तुम खुद ही तय कर लो। मैंने ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल तौर पर तुम्हारे हवाले कर दिया है, तो फिर तुम मुझे बार बार उसमें ना घसीटो। मैं अपनी तमाम तर तवज्जो साहिल पर मरकूज रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे एहसासात को बखूबी समझ रहा हूँ। वो खैर ख्वाना अंदाज में बोला, साहिल से बिछड़ने के वाक़े ने तुम्हें बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है, लेकिन अव्वले आखिर तुम सोने वाले इस मामले से अलग नहीं हो। तुमसे कोई मशवरा और सलाह किए बगैर आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस मामले को मैंने चंद लम्हे सोचा और फैसला कुन लहजे में कहा, शोएब, हमारे दरमियान सोने वाले मामले पर जब पहली मर्तबा बात हुई थी तो हमने एक पार्टनरशिप बिजनेस का फैसला किया था। तुमने मुझे 51 और खुद को 49 का हिस्सेदार करार दिया था, जबकि सोने की बाजियाबी तुम्हारे ही जिम्मे में थी। तुम इसके हसूल के लिए कोई भी राह इख्तियार करो। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ, उसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैंने वाज़ेह तौर पर उसे बताया, इस वक्त में और अब में थोड़ी तब्दीली पैदा हो चुकी है। इस मुहिम में तुम्हारे अलावा मिस्टर नील आर्मर, रामदास वगैरह भी शामिल हो चुके हैं, और इस शमूलियत का मतलब यह है कि उन्हें भी हिस्सा देना होगा। मैं चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया। इस दौरान में शोएब बड़ी ही तवज्जो से मेरी जानिब देखता रहा। मैंने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, इन हालात के पेश नज़र हमें अपने माहिदे को रीन्यू कर लेना चाहिए। उसने पुरमानी अंदाज में सर को असबाती जुम्बश दी और पूछा, तुम्हारे जहन में क्या है? मैंने कहा, अगर वाकतन सोने की वही मिकदार बरामद होती है जिसका हम अंदाजा लगाए बैठे हैं, तो इस वक्त मज़कूरा सोने की मार्केट वैल्यू लगभग 4 अरब रुपए है, यानी 25 करोड़ रुपए। 51 की पार्टनरशिप के हिसाब से मेरे हिस्से में कम से कम 13 करोड़ रुपए आएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तुम्हारा अंदाजा तकरीबन दुरुस्त है, उसने तायद की। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ सोने की बाजियाबी के तमाम बखेड़े तुम खुद ही अपने तौर तरीके से निपटाओ। मुझे इस खटराग से अलग ही रखो। मैं अपनी तमाम तर तवज्जो साहिल पर मरकूज रखना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मेरे हिस्से के हवाले से हम एक फिक्स रकम तय कर लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक करने में मुझे कोई हार नहीं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। तुम बताओ, मुझे तुम्हें कितनी रकम अदा करनी चाहिए? मैंने कहा, 10 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।